जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, वफाकी दारुल से फ़रूख़ भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वक्त मेरे साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जनाब शोएब शाहीन साहब मौजूद हैं। आजकल पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, सूरत हाल है, वो आप सबके सामने है कि जब से अदम एतमाद पास हुई है, मईशत का क्या हाल हो चुका है, पाकिस्तानी अवाम किस हाल से गुजर रही है, ये सब आपके सामने है। और हुकूमत जो है वो आज भी जो सियासी इंतकाम का निशाना है अपोजिशन को बनाए हुए है। और पाकिस्तानी अवाम के लिए जो ये पैकेजेस लेके आए थे, जब ये अदम एतमाद पास हुई थी, हो रही थी, जब शहबाज शरीफ ने अपना सबसे पहला खिताब किया था, उसमें जो वादे किए थे उन्होंने, वो सब आपके सामने हैं। आज उन वादों पर किस तरह पानी फिर चुका है और ये एक्सपोज हो चुके हैं। नाज़रीन कराम, जहाँ हर बात ज़बान ज़द आम है पाकिस्तान के हर कोने में, आप किसी चौराहे पे, किसी गली सड़क पे कहीं भी खड़े हों, हर आदमी यही बात करता है कि पाकिस्तान में अब इलेक्शन कब होंगे। क्योंकि अब सिचुएशन इस सूरत हाल इस नहज पर पहुंच चुकी है, जब तक ये इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक ना पाकिस्तान की माशियत ठीक हो सकती है और ना ही सियासी इस्तेहकाम आ सकता है। सियासी इस्तेहकाम के साथ हमारी जो माशियत है, बल्कि हर मुल्क की माशियत जो है वो सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ी हुई है। इलेक्शन कमीशन अपनी ज़िद और अना पर जुड़ा हुआ है, सहूलतकार हों या हुकूमत हो, वो आप सबके सामने है वो किन के मशवरों पर आज अमल कर रहे हैं और आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि सदर मुमलिकत ने आज मदऊ किया हुआ था इलेक्शन कमीशन को, और सेक्रेटरी सदर मुमलिकत को आज उनका ख़त भी वापस पहुँच चुका है। उन्होंने जो मुशावरत से इनकार कर दिया है। शोएब शाहीन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आज जनाब? आप बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने शोएब साहब आपने टाइम दिया। थैंक यू। सर ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन को ख़त भेजा है सदर मुमलिकत साहब ने, और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने आज उस ख़त का जवाब दिया। आज मुशावरत थी सदर पाकिस्तान से, लेकिन उन्होंने उसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। अब क्या सदर मुमलिकत अपने आइन पाकिस्तान के तहत वो दे सकते हैं तारीख जो सूबों में इलेक्शन की? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं आपके डायरेक्ट सवाल से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, यानी जो माशी तरक्की है, वो दो चीज़ों पर मुनहसर होती है। बुनियादी जो चीज़ें हैं, एक है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जी, दूसरा है उसके साथ कंटिन्यूएशन एंड ऑफ पॉलिसीज़। जो आप पॉलिसी बनाते हैं, एक गवर्नमेंट आए दूसरी जाए, वो उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। वो तभी मुमकिन है कि जब एक 5 साल के लिए जो हुकूमत आई है उसको 5 साल पूरे करने दिए जाएँ, ताकि आगे अगली जो गवर्नमेंट आए वो उसके मुताबिक आगे कंटिन्यू कर सके। उन कंसिस्टेंसी एंड पॉलिसीज़ बड़ी ज़रूरी है। तो यहाँ बदकिस्मती से ये है कि ये जो आए थे, महंगाई मुकाओ माश का ड्रामा रचा के आते, साथ ही लुटा क्रेसी को इतना फ़रोग़ दिया, फिर वर्स्ट किस्म की गवर्नेंस उन्होंने शो की। मिफ्ता इस्माइल साहब आए, वो नाकाम हुए, फिर इसहाक डार साहब आ गए, उससे तो बेड़ा ही गर्क कर दिया इस मैशत का, और आज गरीब आदमी है, उसके पास खाने को कुछ नहीं है। और ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन्होंने इतनी ज़्यादा कर दी है क्योंकि ये अपने आप को सिर्फ एक बंदे से ख़तरा महसूस कर रहे हैं, वो है इमरान खान। असल में उनको ये समझ नहीं आ रही, इमरान खान बेसिकली ज़ाती हैसियत में कुछ नहीं, उसके पीछे अवाम की ताकत है, क्योंकि अवाम उसके साथ खड़ी हुई है। तो आप इमरान खान को जितना भी दीवार के साथ लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अवाम उतना ज़्यादा उसकी सपोर्ट में आएंगे। इसलिए इनको ये समझ नहीं आ रही कि अब हम क्या करें। दूसरी बात यह है कि उनकी जो पिछले 10 महीने की ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, वो इस कदर बढ़ चुकी है कि अवाम को समझ चुकी है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने मुकदमात ख़त्म कराने आए थे, और जो इनके सामने बात करे उसको किसी ना किसी ज़रिए से रियासती जबर के ज़रिए उसको खामोश कराने की कोशिश करते हैं। अब एक आइन का तकाजा है कि 2 असम्बलियाँ टूट चुकी हैं, उन दोनों असम्बलियों के 90 डेज़ में इलेक्शन होने हैं, और उसमें आज 35 डेज से ज़्यादा अर्सा गुजर चुका है, 55 डेज़ बाकी हैं, जिसमें पूरा इलेक्शन शेड्यूल आना है, इलेक्शन होना है, सियासी पार्टियों ने जलसे करने हैं, नॉमिनेशन फॉर्म जमा होने हैं, और उन्होंने सिलेक्शन भी करनी है कि अपना में हमारा कौन सा कैंडिडेट होगा और कौन सा नहीं होगा, और सारा प्रोसेस 90 डेज़ में मुकम्मल होना है। यह आइन का तकाजा है। ये तो नहीं हो सकता जहाँ अलग की तरह 90 डेज़ का कह के, 90 दिन का कह के उसको 9 साल या 11 साल के लिए ले जाएं और उसके बाद इलेक्शन भी ना कराएं। ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि इस आइन के होते हुए आपने इलेक्शन कराने ही कराने, और आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। अब जब गवर्नर्स ने डेट नहीं दी, इलेक्शन कमीशन उसमें लातुलेर से काम ले रहा है, और उसके साथ साथ तमाम जो इदारे हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो गई, हमारे गवर्नर साहबान हो गए,
बाकी सारे इदारे वो इसके साथ एक पेज पे आ गए हैं, और इंटरम गवर्नमेंट एक पेज पे इस तरह आ गए हैं कि आईजी को बुलाया, एफसी वालों को बुलाया, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, सब ने कहा जी हमारे हाथ खड़े कर दिए जी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाले आ गए कि हम तो जी पैसे नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये सारे इनकी मिली भगत है, जिसको कहते हैं हुए बदरा बहाना बेसियार। इनकी मिली भगत है कि किसी तरीके से हम इलेक्शन को इल्तवा कर दें और इलेक्शन ना कराएं, क्योंकि उनको नजर आ रही है अपनी बुरी तरह शिकस्त और इमरान खान की फतह नजर आ रही है उनको, 2/3 मेजॉरिटी से भी ज्यादा शायद वो मेजॉरिटी ले जाए। तो अब उस चक्कर में जब कुछ नहीं कर रहे तो बीइंग हेड ऑफ द स्टेट, बीइंग ए सदर ममलिकत, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी, उनके पास फिर अख्तियार आ जाता है अंडर द इलेक्शन एक्ट कि वो फिर तारीख ले सकते हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कंसल्टेशन के लिए खत लिखा, फिर उसके बाद उन्होंने उसका जवाब अब कल दिया है दूसरे खत का, और आज उन्होंने कंसल्टेशन के लिए जाना था, पता नहीं जाते हैं या नहीं जाते, लेकिन इनकार कर दिया। सदर ममलिकत जो है वो अब उसमें अपनी पावर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स और स्टैट्यूटरी पावर्स जो उसके तहत हैं, वो उसका हुक्म दे सकते हैं और उसको तारीख की अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं कि फलां तारीख को इलेक्शन होगा। और तमाम कंसर्न फोरम जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के आइन के तहत तमाम इदारे उसके इन एड हो जाते हैं इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए। अब उनके पास जो कंटेम्प्ट की पावर है इमरान खान के खिलाफ तो इस्तेमाल करते हो, इनके खिलाफ क्यों नहीं इस्तेमाल करते? कि जो आपको इनकार करता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए, जो आपको फंड्स नहीं देता उसको कंटेम्प्ट नोटिस दो, जो आपकी बात नहीं मानता आईजी उसको कंटेम्प्ट नोटिस दो, जो चीफ सेक्रेटरी नहीं मानता उसको कंटेम्प्ट नोटिस दो। वहां तो आप अपने बेबस अपने आप नजर आते हैं, इसलिए कि इनकी अपनी बदनीयती है, ये चाहते नहीं है इलेक्शन कराना, इस वजह से ये ले तो लाल से काम ले रहे हैं। सर देखिए, अब इसका वाहिद हल तो आम इंतखाबात है। जो सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है मुल्क पाकिस्तान में और आवाम का जो हाल इस वक्त हो चुका है, तो अब अगर सदर मुमलिकत तारीख दे देते हैं, तो अगर फिर भी ये हिले बहाने बनाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है, तो फिर बाद में क्या होगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि लाहौर हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, पेशावर हाईकोर्ट में केस भी पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें किसी किस्म का कोई अभाम है। अगर ये नहीं करेंगे तो अदालतें बहरहाल इनको डायरेक्शन देगी कि इसके मुताबिक डेट के मुताबिक आप इलेक्शन कराओ, और अगर नहीं करेंगे तो ये खुद जाएंगे, ये घर जाएंगे। ये इनका मिसकंडक्ट है, इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में प्रोसीडिंग्स कर सकती है, इनको टर्मिनेट कर सकती है, रिमूव कर सकती है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ये सुप्रीम कोर्ट को या हायर जुडिशरी को ये इनकार करेंगे। सर, ये बड़ा इम्पोर्टेंट और अहम सवाल है, नाजरीन के लिए भी उनको जानना है कि जो अदम एतमाद ही पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म इमरान खान थे, जिनके खिलाफ कामयाब हुई है, और इसकी अचानक क्या ज़रूरत यकदम पड़ी थी? देखिए, पहली बात तो यह है कि बाजवा साहब ने कह दिया कि जनाब हमारे नॉलेज में ये आया था, जो जावेद चौधरी को उसने कॉलम इंटरव्यू दिया, उसने अपना कॉलम लिखा, और या जो आफ्ताब इकबाल ने लिखा, तो उन्होंने तो कह दिया कि बाजवा साहब ने कहा जी ये मुल्क के लिए खतरा है, तो मैंने उनको चेंज कराना था। तो इसका मतलब है इन्वॉल्वमेंट तो सामने आ गई, और किसकी आई? वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट की आई। और लोटाक्रेसी कैसे हुई? एक ही पार्टी के एक ही हफ्ते में के अंदर अंदर 50 लोटे बन गए, 25 फेडरल में, 25 जो है प्रोविंशियल असेंबली में, और उन प्रोविंशियल असेंबली का दोबारा जब इलेक्शन हुआ वो पिट गए, और फेडरल नेशनल असेंबली में अभी तक वो बैठे हुए हैं और वही अपोजिशन लीडर बन के बैठे हुए हैं। तो ये सारी सिचुएशन बताती है कि ये बेसिकली पीछे से मैनेज थी ये मूवमेंट, और तभी ये कामयाब हुई, और उस कामयाबी के नतीजे में जो मुल्क के साथ तबाही हुई है और वो आपके सामने नैब लॉ से उन्होंने तब्दील कर दिया, आते साथ ही ECL से अपने नाम निकाल दिए, और इतना बुरी तरह बेड़ा गर्क कर दिया। एक 6% GDP ग्रोथ थी वो ख़त्म कर दिया, अब जीरो पे चली गई, माइनस पे चली गई है। रिजर्व आपके किधर 16 से 19 बिलियन डॉलर थे, और आज आपके 2+ बिलियन डॉलर पे पहुंच चुके हैं। ख्वाजा आसिफ जो इनका डिफेंस मिनिस्टर है, परसों उसने तकरीर करते हुए कहा जी हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, तो आपकी गवर्नेंस क्या हुई? तो इसका मतलब है कि ये तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ मुल्क को डुबाने के लिए आए थे और वो अपने एजेंडे में कामयाब हुए। एहसन इकबाल ने कहा जो मुल्क की डिफॉल्ट की बातें करते हैं वो गद्दार हैं, तो फिर गद्दारी का मुकदमा चलाएं अपने डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है ना जी, बिल्कुल, जिस दिन ये आए थे उस दिन डिफॉल्ट का 5% चांस था। ये इंटरनेशनल मीडिया ने खुद रिपोर्ट की है, तमाम इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं उन्होंने ये रिपोर्ट की है। और आज आपका खुद ये मिनिस्टर्स कहते हैं कि डिफॉल्ट कर चुके हैं, तो 10 महीने में कौन सी ऐसी क़यामत आ गई? इनके पास था ना, तो ये थे रिस्पॉन्सिबल। अगर अच्छा काम करते हो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी जिम्मेदारी होती, बुरा काम या गलत काम किया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सेप्ट करें। जी।
थैंक यू शुएब शहीन साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शुएब शहीन साहब मौजूद थे। नाज़रीन कराम, आपने सारी बातें जो सिचुएशन है वो सुनी, जो इलेक्शन का सदर मुमलिकत का जो इख्तियार है वो भी शुएब शहीन साहब ने आपके सामने रखा। अब इस जो सियासी तमाशे का जो हल है वो वाहिद एक ही हल है, आम इंतखाबात और साथ शफाफ इंतखाबात। जितने जल्द हो जाएं, सहूलतकार भी, शहबाज सरकार भी इस बात को समझ लें, अपने जहन नशीन कर लें कि आखिर जाना अवाम की ही अदालत में है। अवाम ही ने फैसला करना है कि हमारा वज़ीर आज़म, हमारा लीडर कौन होगा। अब ये जो बंद कमरों में फैसले होते हैं, अब डिजिटल मीडिया का दौर है, हर पाकिस्तानी इस बात को जान चुका है, समझ चुका है। फिल वक्त के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।